हेलो एंड वेलकम टू वन डे सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने पर्पल मार्क्ड स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जुडिशियल रिव्यू। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडियन जुडिशरी। हमारे इंडियन जुडिशरी में पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े कि इंडियन जुडिशरी है क्या। हमारे तीन कोर्ट्स हैं, तीन लेवल पे कोर्ट्स हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाईएस्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट। पहला है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके आ गए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, और ये सब सेशन कोर्ट, इसी सबको कहते हैं। तो ये तीन लेवल पे हमारी पूरी जुडिशरी डिवाइडेड है। अब हर एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेस हैं। एक होता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस होते हैं जज, बाकी और सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब वो भी जजेस होते हैं। हाई कोर्ट में हमारे जज होते हैं एक, जिनको हम न्यायमूर्ति कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को हम कहते हैं न्यायाधीश। ठीक है। तो अब ये पढ़ना है कि अब इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्योंकि इन जजेस जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीका डिफरेंट है। ये ऐसे नॉर्मली लोगों के द्वारा, जैसे जजेस का काम है फैसला सुनाना, सही गलत की परख, जो भी डिसीजंस देना। तो ऐसे में उनके अपॉइंटमेंट्स अगर अ, निष्पक्ष तौर पे, मतलब निरपेक्ष, यानी बिना पार्शियलिटी के होने चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई अपने बंदे बैठाए और फिर वो उनके फेवर में सारे डिसीजंस दे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो वो बहुत ही साफ तरह से हो। इसीलिए उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए पूरा एक अलग प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडियन जुडिशरी। पहला, जजेस आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द जुडिशरी। ठीक है। जजेस आर रिस्पेक्टेड इन आवर कंट्री, पीपल हैव लॉट्स ऑफ फेथ, and thus it is necessary to make sure that appointment of judges is proper and not biased. Biased मतलब एक तरफा। वही मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई एक तरफे या एक बंदे के आदमी बैठे हो वहां पर। Various provisions of our Indian Constitution deals with the appointment of judges, which has to be followed in every aspect of appointment. पूरे अपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस है उसमें ये रूल्स फॉलो होने चाहिए जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सबसे लोअर, जो हमारे हर जिले में जो कोर्ट होते हैं जिनको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, उसके जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। पहले क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आर्टिकल 233 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये इतना आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है। फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। पहला क्या है, पर्सन हैज टू बी इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और प्लेडर फॉर 7 years और मोर। मतलब कि अगर कोई या तो 7 साल या उससे ज्यादा, 7 साल या उससे ज्यादा आपका कोई एडवोकेट हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एलिजिबल है बनने के लिए। सेकंड है, पर्सन शुड नॉट बी वर्किंग इन एनी अदर सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट। मतलब ऐसा नहीं कि किसी सेंटर, मतलब राज्य या किसी केंद्र सरकार के अधीन वो काम कर रहा हो। तीसरा, द पर्सन हैज टू बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि उसकी रिकमेंडेशन हाई कोर्ट द्वारा की गई हो, तब कहा जा सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, ये तो हमने पढ़ा कि क्वालिफिकेशंस क्या थी। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या है। संविधान के आर्टिकल 233 में है, अपॉइंटमेंट कैन बी डन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट दैट इज एक्सरसाइजिंग jurisdiction इन द स्टेट। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट उसके, उस स्टेट के, उस राज्य के गवर्नर की कंसल्ट में, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और उस कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट। जैसे हर स्टेट में, लगभग लगभग हर स्टेट में हमारे एक हाई कोर्ट होता है। कुछ स्टेट में, कुछ दो स्टेट्स, अगर कोई स्टेट छोटे हैं तो वो दो स्टेट्स एक हाई कोर्ट शेयर करते हैं, या फिर अगर कोई स्टेट बहुत बड़ा है तो वो दो हाई कोर्ट भी शेयर करते हैं। जैसे अभी हमारे यूपी में दो दो हाई कोर्ट हो गए हैं, एक है इलाहाबाद में और दूसरा अभी नया बना है लखनऊ में।
तो दोनों हाई कोर्ट यूपी में है। तो यहाँ पर अगर किसी को यूपी में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट होना है तो यहाँ के गवर्नर के भी कंसल्टेंट होगी और साथ में यहाँ के हाई कोर्ट के जजेस के भी कंसल्ट किया जाएगा। सेकंड इज आर्टिकल 235 of the Indian Constitution provides powers to the high courts to have control over the persons in the judicial service in the district court and other subordinate courts। अब जो 235 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हाई कोर्ट को ऐसी पावर देती है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जुडिशियल सर्विस है उनके ऊपर एक कंट्रोल कर सके। तो उतना था आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं रहता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बस इतना है कि आपके ये 3 जो कंडीशन है ये फॉलो हो, और जो प्रोसेस है कि गवर्नर के और हाई कोर्ट के कंसल्ट में वो उनकी अपॉइंटमेंट होगी। नेक्स्ट इज जजेस इन द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है हाई कोर्ट के जजेस की? पहली है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में एज अ जज इन द हाई कोर्ट आर प्रोवाइडेड इन 217 आर्टिकल में दिए हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल अपॉइंटमेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। दूसरा, पर्सन अपॉइंटेड शुड हैव लेड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक उसने एक जुडिशियल ऑफिस इंडिया के ही अंदर उसने खोली हो। ये नहीं कि बाहर से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं वापस इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर ही उसने अपनी वकालत प्रैक्टिस की हो तकरीबन कम से कम 10 साल तक, तब वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है। एलिजिबिलिटी है ये कि आप किसी चीज को, आप अगर मान लीजिए कि 18 साल, किसी किसी के लिए 18 साल न्यूनतम एज है, तो अगर आप 17 के हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप चाहे कितने क्वालिफाइड हो। वही चीज है कि आपने अगर ये सब कंडीशंस फॉलो नहीं है, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, तो आप चाहे कितने भी क्वालिफाइड हो, आप हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सन अपॉइंटेड शुड हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। या तो आप हाई कोर्ट में उसी एक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल के लिए आपने एडवोकेट रह चुके हो। डिस्ट्रिक्ट में क्या था, कम से कम 7 साल था। हाई कोर्ट में क्या है, कम से कम 10 साल है। अब प्रोसीजर क्या है? तो आर्टिकल 217 जो डील करता है आपके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, वो प्रोसेस बताता है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली बाय वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज सील। मतलब कि प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, the appointment can be done only after consulting the Chief Justice of India and the Governor of the state. Chief Justice of India जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये तो सबसे उच्च पद हो गया हमारे देश का। इनसे कंसल्ट करना, और जो उस राज्य के गवर्नर है उनसे कंसल्ट करना। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस other than the Chief Justice can be done after consulting the Chief Justice of the High Court. जो और जजेस होते हैं, जैसे एक तो हमारे चीफ जस्टिस हो गए, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हर जगह होते हैं। जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में एक जो सुप्रीम कोर्ट में वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे देश के चीफ जस्टिस। लेकिन जो हाई कोर्ट में हमारे होते हैं वहां पर भी एक चीफ जस्टिस होते हैं और उनके अंडर भी कई और जजेस होते हैं। तो उनके जजेस भी अपॉइंट कैसे होते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस कैन बी डन आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब उन चीफ जस्टिस को कंसर्न करके उन अदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो ये डील करता है हमारे आर्टिकल 124 में। A person who satisfies all the necessary qualification is only recommended। क्या है? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो। नॉट बी अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 साल की उम्र से अधिक उनकी एज ना हो, तभी वो जज बन सकते हैं। मस्ट हैव बीन अ जज और ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट्स कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए
उसको पहले से एक जज होना चाहिए, कहाँ का, किसी हाई कोर्ट का, कम से कम एटलीस्ट 5 इयर्स, 5 साल तक, वो भी लगातार कंटिन्यूअसली, ये नहीं कि बीच में ब्रेक लिया और फिर आया। कंटिन्यूअसली 5 इयर्स तक आप किसी हाई कोर्ट के जज रहे हो, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, दे मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। ये लोग भी अगर कोई किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट है कम से कम 10 साल के लिए, तब एलिजिबल होंगे। रिकमेंडेड पर्सन मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द पर्सन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नजरों में वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब एक डिफरेंट, मतलब एक अच्छी इमेज वाला एक जूरिस्ट होना चाहिए। तब या तो आप अगर मतलब प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर वो ठीक लगता है तो वो आप कंसिडरेशन में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसीजर आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। कोलिजियम सिस्टम इज स्टिल फॉलोड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। इतना समझिए कि इन अ नटशेल मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो जजेस की एक कमिटी होती है, उनका एक बार काउंसिल या उनकी कमिटी होती है, वो अपने ही अंदर मतलब उस चीजों को रखते हैं। मतलब पार्लियामेंट या फिर कोई इलेक्शन ऐसी तरह की चीजें जजेस के लिए अपॉइंटमेंट के केस में ऐसे नहीं होती है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, राज्य के मुख्यमंत्री हो या कुछ भी, इन सबके लिए इलेक्शंस होते हैं फ्रॉम अमंग द पीपल। बट जजेस के केस में ऐसा सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। सिटीजन्स तो क्या, मिनिस्टर्स को या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई लेवल की ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। इन केस की अगर हम किसी मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करें या पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें, तो पार्लियामेंट चाहेगी कि उनके फिर पॉलिटिकल रिलेशंस बने और वहां पर पॉलिटिक्स आएगी जो कि डिसीजंस को हैम्पर करेंगे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को दूर रखने के लिए एक कोलिजियम सिस्टम होता है, जिसमें जजेस आपस में मतलब अपने तरह से वो अपॉइंट करते हैं रादर देन दिस पॉलिटिकल डायरेक्शंस। नेक्स्ट, Article 124 of the Constitution says only 7 judges can be appointed in the Supreme Court and the appointment can be increased when the Parliament deems it to be necessary. मतलब एक बार में तकरीबन 7 जज अपॉइंट हो सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट इंक्रीज हो सकती है अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहे तो। ये चीज अब कितने जजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये चीज पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, लेकिन कैसे आएंगे ये नहीं कर सकती है। मतलब कौन आएगा ये नहीं कर सकती है। The President has the power to appoint judges after consulting the Chief Justice of India, the other judges of the Supreme Court, and also in certain cases other judges of the High Court. मतलब अपॉइंट वही जज करते, अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है, लेकिन कैसे करते? आफ्टर कंसल्टिंग, मतलब इन लोग से राय लेने के बाद, किनसे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस से, और कुछ केसेस में अगर हाई कोर्ट के जजेस से लेनी पड़े तो इनके रिकमेंडेशन के बाद ही अपॉइंट करते हैं। तो बेसिकली सिलेक्ट कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। ये लोग बस फिर नाम देते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको करना है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट जजेस का ये मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट जजेस अपॉइंट कर रहा है, मतलब जजेस अपने जजेस बैठा रहा है, नहीं। प्रेसिडेंट सिर्फ उनको शपथ दिला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू। इजी सा और छोटा सा टॉपिक है। जुडिशियल रिव्यू का बेसिक सा मीनिंग है कि अगर कोई भी डिसीजन कोर्ट ने ले लिया है, जुडिशरी ने हमारी कोई भी डिसीजन ले ली है, और अब कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचा है कि हम उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज मतलब उसके लिए आपत्ति खड़ी कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का रास्ता अपनाते हैं। जुडिशियल रिव्यू का बेसिक इतना मीनिंग है कि जुडिशियल यानी कि जो न्याय की, जो न्यायालय से आदेश पारित हुआ है उसका रिव्यू मतलब दोबारा से आप देखिए किस बेसिस पे ऐसा आदेश दिया गया है, यानी कि आप फिर उसकी पूरी रिव्यू कीजिए कि ये हमारा जो न्यायालय से हमको आदेश मिला है वो किस बेसिस पे कैसे मिला है। तो जुडिशियल रिव्यू कैन बी अंडरस्टूड एज फॉर्म ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग usually in the administrative court where the lawfulness of a decision or action is reviewed by the judge. lawfulness मतलब कि उसकी किस कानून के तहत, अगर आप किसी जज ने कोई भी एक आदेश सुना है
ठीक है, तो किस कानून के तहत, किस बेसिस पे वो सुनाया, इस चीज को देख सकता है। और एक्शन कोई दूसरा जज, मतलब उसका कोई या तो हायर होगा, जनरली हायर ही होते हैं, कि आपके अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिर लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। Where there is no effective means of challenge, judicial review is available. The concern behind judicial review is that whether the law has been correctly applied with and right procedures have been followed. जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक मतलब बेसिक कंसर्न क्या है जुडिशियल रिव्यू क्या, कि जो भी आदेश पारित हुए हैं उसके पीछे कौन सा लॉ, मतलब लॉ पूरा तरह से फॉलोड या सही तरह से अप्लाई हुआ है कि नहीं, और जो सही प्रोसेस है वो फॉलो हुआ है कि नहीं आदेश देने से पहले। Judicial review in India. Judicial review plays an important role as protector. Okay. Judicial assessment is considered as an indissoluble feature. There is parliamentary form of democracy where every section of people is involved in decision making. Okay. True that the primary duty of the court is to apply rule of law and is the groundwork of social equality. New powers of parliament, rule of law, which is to be applied by the court, cannot be modified. All इसमें कुछ explanatory नहीं है. This is theoretical. The concept of separation of power and rule of law is judicial review. The concept of separation of law, separation of power and rule of law is judicial review. Next, फिर ये आर्टिकल दिया हुआ है कि किस आर्टिकल के अंडर, जैसे आर्टिकल 226 और 227 के अंदर हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं केस, और 32 और 136 के केस में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 32 क्या थी याद कीजिए, एक फंडामेंटल राइट थी। फंडामेंटल राइट कौन सी? सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, जो कि हमारी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे अगर कोई उसका हनन करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। जबकि किसी और ऐसे केस में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का हमारा ब्रीच हुआ है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वही था आर्टिकल 32। Okay, so this was all about the appointment of judges and the judicial review. In the next video, I'll start the public interest litigation and yes.